गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री धन्वंतराय नमः। श्री साईनाथाय नमः। तो आज हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ संधिगत वात, वात रक्त एंड आम वात विथ यूजफुल कल्पाज इन रिस्पेक्टिव डिजीज ये देखेंगे। तो पहले हम संधिगत वात या फिर वात व्याधि देखेंगे। चरक सुश्रुत वाग्वट में वात व्याधि प्रकरण में पक्षवत से पादहर्ष आदि तक आमाशय से संधिगत वात, ये गत वात जो है ये और अवृत वात का वर्णन वात व्याधि में ही किया गया है। तो अभी सबसे पहले हम वात व्याधि के हेतु देखेंगे। अभी सब श्रोताओं को ऐसा लगेगा कि हेतु इत्यादि देखने की क्या जरूरत है सर, हम तो वो पढ़ लेंगे, आप हमें डायरेक्टली डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही बता दीजिए। लेकिन इन्हीं हेतु का हम आगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यूज करने वाले हैं, इसलिए ये सब हेतु हम बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। तो पहले वात व्याधि के हेतु देखेंगे। और इन हेतु का जो है वाग्भट ने कहा भी है, निदानम पूर्व रूपानी रूपानी उपशयस तथा संप्राप्ति स्थिति विज्ञानम, यानी इन निदान पंचक का हमें व्याधि की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए हमें यूज होता है। तो पहले हम वात व्याधि के सामान्य हेतु देखेंगे। अगर ग्रॉसली इसको डिवाइड कर किया जाए ये सभी हेतु को, तो ये इसमें हम कुछ कैटेगरीज कर सकते हैं। एक तो पहली कैटेगरी रहेगी स्वतंत्र रूप से वात दृष्टि, जो वृक्षादि आहार सेवन से दिखती है। दूसरी में वात गति में बदल दिखता है, वेग उदीरन किया, वेग धारण किया तो वात गति बदलती है। कुछ मानस हेतु दिखते हैं, क्रोध चिंता आदि वगैरह। कुछ आम दोषज हेतु दिखते हैं। कुछ आघात जन्य हेतु दिखते हैं, जैसे मर्माघात, अभिघात, अपसंतन। अपसंतन यानी अश्वादि के ऊपर से गिरना, और आगे चल के हम अवसंतन देखने वाले हैं, यानी अश्वादि को खींचना। साहस, साहस जो राजक्ष्मा है उसी टाइप से अपने शरीर से ज्यादा काम करना, इस हिसाब से अतिप्लवन, अतिचक्रमण, व्यायाम इत्यादि हेतु दिखते हैं। क्षयज हेतु दिखते हैं, जिसमें दोष का क्षय, जिसमें वमनाति का अतियोग हो गया तो भी वात प्रकोप होता है। शुक्रादि का क्षय हो गया, या मांस का क्षय होने से कृशता आ गई, या रक्तस्राव होने की वजह से रक्त क्षय होगा, इससे भी वात प्रकोपित होता है। उसके बाद मल, पुरुष अगर शरीर से या मूत्र अगर शरीर से ज्यादा निकला तो भी वात प्रकोप हो सकता है। और इसके साथ ही कुछ और हेतु बताए हैं, जैसे रात्रो जागरण, दिवास्वाप, दुख शय्या आसन, यानी कठिन आसन के ऊपर बैठना या सोना। सर नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद हम वात रक्त के हेतु देखेंगे। वात रक्त के हेतु अगर देखें तो ये श्लोक में जो दिए हैं, लवनादि जो हेतु है ये सब रक्त की दृष्टि के हैं, और कषायादि हेतु जो है वो वात की दृष्टि के दिखते हैं। उसके डिटेल में हम जाएंगे नहीं। वात रक्त के हेतु अगर देखा जाए तो प्रायः वात रक्त किसमें होता है, जो व्यक्ति सुकुमार रहता है, मिष्टान्न सुख भोजिनाम, यानी जो मधुर अन्न, मिष्टान्न अन्न सुखपूर्वक खाता है, इस रुग्ण में हमें वात रक्त दिखता है। योग रत्नाकर ने स्थूला नाम, सुखी नाम, ये अलग से दो हेतु बताए हैं, या इन दो व्यक्तियों में प्रायः वात रक्त देखा जाता है। अचक्रमणशील ये भी हेतु वात रक्त में दिखता है। अभी वात के अगर पर्याय देखें हम वात रक्त के, तो उसमें खुड़वात, वात बलास, इनके अर्थ तो आपको पता है, लेकिन आढ़्यवात क्यों बोला है, तो ये वात रक्त प्रायः आढ़्य लोगों को, यानी धनवान लोगों को, जो सुखशीलता से बैठे रहते हैं, ज्यादा घूमते फिरते नहीं, उनमें दिखता है, इसलिए आढ़्यवात बोला है। नेक्स्ट स्लाइड। आमवात अगर देखें तो आमवात प्रायः मंदाग्नि और निश्चल व्यक्ति में विरुद्ध आहार और चेष्टा ये करने से दिखता है। एक पर्टिकुलर हेतु आया है, स्निग्धम भुक्तवतो ही अन्नम व्यायामम कुर्वतः तथा, इसका एक साथ अर्थ देखना है हमें, ना कि तोड़ तोड़ के, यानी स्निग्ध आहार सेवन के बाद तुरंत व्यायाम करना। तो ये हेतु आमवात का प्रायः, या फिर विशिष्ट हेतु बोल सकते हैं हम, जो और किसी वात व्याधि में दिखता नहीं। अभी इसका हम प्रैक्टिकली या फिर आजकल कैसा इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो हमने हमारे बहुत सारे पेशेंट या हमारे घर वाले लोग भी
या बाहर के लोग भी, हम ये देखते हैं कि खाना खाने के बाद आधा घंटा 1 घंटा टहलते हैं। अभी आयुर्वेद में तो शतपौली बोली है, यानी 100 कदम ही चलना है। ये लोग तो आधा आधा 1 1 घंटा चलते हैं। तो इसको हम अति चक्रमण या व्यायाम बोलेंगे। तो ये हेतु हमें आमवात का अभी फिलहाल तो दिखने में आता है। इसके बाद संप्रप्ति, नेक्स्ट स्लाइड सर। ये भी हम तीनों व्याधियों की संप्रप्ति एकदम शॉर्ट में ही देखेंगे। हेतु सेवन के कारण प्रकोपित हुआ वात रिक्त या दुर्बल स्रोतस्व में जाकर वात व्याधि उत्पन्न करता है। यह रिक्त या दुर्बल स्रोतस से ख वैगुण्य या स्रोत वैगुण्य अपेक्षित है। यत्र संगा ख वैगुण्यात व्याधि तत्र उपजायते। अभी ये वात कहा भी क्यों नहीं जाता, या फिर सभी जगह अगर घूमता रहता है, तो फिर वो डिसीज जो है या फिर वो व्याधि, वात व्याधि वो उसी जॉइंट को या उसी स्थान को क्यों होता है, तो उसका कारण हमारे ग्रंथकारों ने ख वैगुण्य बताया है। और अगर वो संधि के आश्रित होकर रहा, तो फिर उसको हम संधिघात वात बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। वात रक्त। अभी स्व कारण से वात और रक्त अलग से प्रकोपित होते हैं। रक्त वात के मार्ग को अवरोध करता है। रक्त के अवरोध के कारण वात और भी ज्यादा प्रकोपित होकर संपूर्ण रक्त को और दूषित करता है। यानी पहले रक्त वात को अवरोध करेगा, फिर अवरोध होने के कारण वात और प्रकोपित होकर रक्त को और प्रकोपित करेगा। यानी ये साइकिल है। दूषित हुए वात और रक्त पाद और हस्त अंगुली की संधियों में स्थित होते हैं, बाद में संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं। अभी अगर इसकी संप्रप्ति देखी तो इसमें 2 3 चीजें ध्यान में रखनी है या फिर सोचने जैसी है। तो संप्रप्ति में बताया है ग्रंथकारों ने, आंखों इव विष क्रुद्धम कृष्णम देहम विधावती। वाग्भट ने बताया है कि मूषक विष की तरह यह वातरक्त धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में फैलता है। मूषक विष जैसे धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में फैलता है, उसी तरह वातरक्त भी शरीर में फैलता है। या फिर मूषक विष जहां एक स्थान से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलता है। ऐसे दोनों भी अर्थ कर सकते हैं। स्थान के हिसाब से भी आंखों विष का हम अर्थ कर सकते हैं, या फिर फैलने के हिसाब से भी कर सकते हैं, यानी कितना स्लोली फैलता है उस हिसाब से। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि हस्तपात पर्व में ही प्रथम क्यों उत्पन्न होता है। तो चरक ने बहुत ही अच्छा बताया है कि वक्रत्वात अवतिष्ठते। हस्तपात पर्वत प्रदेश में स्रोतस वक्र होने के कारण प्रथमतः वातरक्त पर्व प्रदेश में दिखता है, ऐसा चरक ने बताया है। वाग्भट ने तो और बताया है, पादयो मूलम अस्ताय कदाचित हस्तयो अपि। प्रायः पात पर्व स्थान से शुरू होता है, लेकिन कभी कभी कदाचित हस्तयो अपि, कभी कभी ये हस्त से भी शुरू हो सकता है। पूर्वम पादो प्रधावती विशेषात यानादय प्रलंबो। पैर लटकते हुए सवारी करने से प्रथम पैरों से शुरुआत होता है, ऐसा वाग्भट ने बताया है। सुश्रुत ने हस्तादिगमनम वातरुद्धो विशेषेण रक्तस्य द्रवस्य अधोगमने अपि हेतु। अभी तक हम ऐसा ही सोचते थे कि पैर लटकते रहे फिर वात रक्त हो गया, तो नहीं, ये ग्रंथकारों ने अलग अलग से बताया। उसमें सुश्रुत ने सिर्फ बताया है प्रात प्रलंब, यानी जब पैर लटकते रहते उससे वात भी प्रकोपित होता है और रक्त का जो द्रव भाग है वो नीचे आता है, यानी दोनों भी हेतु हस्तादिगमन यानी प्रात प्रलंब से दिखते हैं। अभी इस पात प्रलंब का हम इस काल में क्या अर्थ करेंगे या फिर कैसे सोचेंगे तो बहुत बार देखा जाता है कि कुछ लोगों को गाड़ी में बहुत ज्यादा प्रवास करने की ज्यादा प्रवास करना पड़ता है, तो उस टाइम हम प्रात प्रलंब का विचार कर सकते हैं। यानी हेतु में अगर कोई इंसान ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसको हम यान या फिर पात प्रलंब ये हेतु सोच के फिर वात रक्त का निदान कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड सर। आमवात। अभी आमवात का जो है, तो हेतु सेवन से आम उत्पत्ति हो जाएगी। फिर ये जो आम उत्पत्ति होने वाली है, ये जो आम है, वात जो है, ये इस आम को श्लेष्म स्थान में यानी आमाशय संधि इत्यादि स्थान में लेके जाएगा। फिर आमाशयस्थ जो आम है वातादि दोषों से प्रकोपित होकर
स्रोतोरोध उत्पन्न करेगा और फिर आमवात की उत्पत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके बाद हम लक्षण देखेंगे। तो अभी तक हमने पहले संधिगत वात, फिर वातरक्त, उसके बाद आमवात, ये सीक्वेंस से दिखा है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। पहले हम वातरक्त के लक्षण देखने वाले हैं। इसमें लक्षण भी है, पूर्व रूप भी है और कुछ संप्राप्ति के पॉइंट्स भी रहेंगे। तो वातरक्त में उत्तन और गंभीर अवस्था, ये दोनों के लक्षण हम एक साथ ही देखने वाले हैं। वातरक्त के अगर लक्षण देखे जाए तो उसमें एक पर्टिकुलर शब्द आया है, शोतः कठिनो अंतः भृश अर्तिमा, यानी शोध जो है वो अंदर से कठिन है और अत्यधिक शूलवान होता है। ये अभी हम जब आगे देखेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, तो उसमें इनका सबका ये सब हेतु लक्षण इनका उपयोग होने वाला है, इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा समझा रहा हूँ इधर। उसके बाद वातरक्त में दाह दिखता है, संधि अस्थि वक्री कुर्वंती, यानी संधियों और अस्थियों में टेढ़ापन आता है वातरक्त में। उसमें आगे और एक बताया है, स्पर्श अज्ञत्वम, स्पर्श का ज्ञान न होना, या फिर सुप्ति यानी बाधिर्य, स्पर्श का पूरा ज्ञान न होना। उसके बाद क्षते अतिरूप, क्षते अतिरूप, क्षत यानी आघात हो जाना या फिर कुछ ना कुछ फट जाना। इसमें हम क्षते अतिरूप का इधर यहाँ जो है वो आघात के बाद शूल वृद्धि होगी, ऐसा अर्थ ले रहे हैं। उसके बाद संधि शैथिल्य, लूजनिंग ऑफ जॉइंट्स, जिसे हम संधि लूज हो गई पेशेंट बताता है ऐसा, तो संधि शैथिल्य। अभी एक बहुत ही अच्छा चरक ने भी और वाग्भट ने भी बताया है, जो शूल के बारे में बताया है, संधिषु रुक भूत्वा भूत्वा नश्यति, या वाग्भट ने बताया है भूत्वा भूत्वा प्रणश्यति पुनः आविर्भवन्ति च, यानी कुछ दिन के बाद या फिर कुछ देर के बाद शूल वेदना शुरू होती है और कुछ देर के बाद, दिन के बाद वेदना या शूल ये शांत होता है। रुक भूत्वा भूत्वा नश्यति पुनः आविर्भवन्ति च। इसके साथ आलस्य, अंगसाद, जो कुष्ठ के पूर्व रूप में कुछ लक्षण आए हैं या पूर्व रूप आए हैं, वैसे स्वेद अत्यधिक आना या फिर न आना, ये भी पूर्व रूप में दिखाई देते हैं। अभी वातरक्त की चिकित्सा में अगर देखा जाए तो जब चिकित्सा देखते हैं, अभी चिकित्सा हम आगे देखने वाले, लेकिन चिकित्सा में रक्तमोक्षण का उल्लेख आया है, तो उधर एक लक्षण आया है वातरक्त की चिकित्सा में, रक्तमोक्षण कब करना है ये इसके इंडिकेशन बताते वक्त ग्रंथकारों ने एक लक्षण बताया है, एक इंडिकेशन बताया है, देशात देशम व्रजत, जो चरक ने बताया है, और वाग्भट ने बताया है देशात देशांतरम व्रजत, यानी जो वातरक्त जिसकी वेदना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, जिसे हम संचारी वेदना भी कह सकते हैं। अभी तक संचारी वेदना और आमवात यही हमारा एक रूल था, या फिर संचारी वेदना दिखी तो हम आमवात बोलेंगे, ऐसा अभी तक हम सोचते थे। लेकिन नहीं, ग्रंथ ने देशात देशम व्रजत या रक्तमोक्षण के योग्य जो रुग्ण बताया है, उसमें बताया है जिस रुग्ण की वेदना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हो, उसमें रक्तमोक्षण करना चाहिए। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली वेदना वातरक्त में दिखती है। रक्तमोक्षण का उल्लेख आया ही है, तो एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। रक्तमोक्षण जो है वातरक्त में, वो स्नेहपूर्वक और थोड़ा थोड़ा ही करना, ऐसा बोला है। बार बार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। इसका कारण क्या है? तो अगर ज्यादा किया तो वात प्रकोप हो सकता है, इसलिए हमें रक्तमोक्षण जो है वो थोड़ा थोड़ा और बार बार करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके बाद आमवात का लक्षण देखेंगे। आमवात में सभी को पता है, अंगमर्द, रुचि, तृष्णा, आलस्य, गौरव, ज्वरा, ये सब लक्षण है। उसके बाद संधिशूल है। इधर देखा जाए तो ये जो संधिशूल है वो वृश्चिक दंशवत बोला है।
अभी वात्रक्त और वात्रक्त और आमवात दोनों की जगह, एक जगह रुश्चिक बोला है, दूसरी जगह आशु बोला है। तो ये जो रुश्चिक दंशवत है तो एकदम पेशंट बोलते ही आता है, हमारे मराठी भाषा में बोलता है की विंचू डसल्यासारखं दुखतंय। ये जो शूल है वो रुश्चिक दंशवत दिखता है, और आंखों जो बोला है, आंखों विश्वत जो वात्रक्त में है, वो शूल के बारे में नहीं, तो उसके प्रसरणशील के बारे में, यानी कैसे फैलता है, कितनी स्लोली फैलता है वो दिखाने के लिए, और इधर दंश जो है, वेदना जो है वो दिखाने के लिए रुश्चिक बोला है। आमवात में बहुमूत्रता दिखती है, लेकिन उसके साथ विड़ विबद्धता दिखती है, यानी मल प्रवृत्ति में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखता है। योग रत्नाकर ने तो अपक्वम सृजते अन्नम ये भी बोला है, यानी अपक्व मल अन्न, अपक्व अन्न के साथ मल त्याग करता है। ये लक्षण हमें ग्रहणी में भी दिखता है। अभी देखा जाए तो ग्रहणी और आमवात ये दोनों भी आम जन्य है, इसीलिए वो दोनों लक्षण दिखते हैं, अपक्व अन्न युक्त मल प्रवर्तन। इसके बाद प्रसेक दिखता है, लाला स्राव रहता है, लेकिन तृष्णा भी रहती है। अग्निमांद्य के तो लक्षण दिखते ही है। अभी इसके संप्राप्ति में अगर एक लक्षण आया है, संप्राप्ति का अगर हम विचार करेंगे तो एक लक्षण है त्रिक संधि प्रवेशको, युगपत कुपितवंतः त्रिक संधि प्रवेशको। जो दोष है, जो आम है, वो त्रिक संधि में प्रवेश करके फिर आमवात उत्पन्न होता है। अभी ये त्रिक संधि ये क्या होता है? त्रिक संधि आयुर्वेद में कटी और मन्या आशय, इनके संधि को बोला है, यानी कटी और मन्या ये दो जगह पे अगर शूल रहा, ग्रह रहा, स्तंभ रहा, तो हम आमवात का है इस तरफ से सोच सकते हैं। संचारी वेदना, जो हम सभी को पता है, आमवात और संचारी वेदना एक समीकरण ही बन गया है। संचारी वेदना एक जॉइंट के बाद दूसरे जॉइंट में वेदना होती, कभी इस जॉइंट में तो कभी उस जॉइंट में। अभी इसका ग्रंथ में कहा भी उल्लेख कम से कम मुझे तो नहीं मिला, इसको रुद्ध वैद्य आधार ये हम बता सकते हैं। अभी इसके बाद सर नेक्स्ट स्लाइड, संधिगतवात। संधिगतवात लास्ट लेने का कारण है, इसमें साम और निराम अवस्था प्रैक्टिकली दिखती है। ग्रंथ में साम अवस्था का उल्लेख नहीं है, लक्षण भी नहीं बताए हैं। तो संधिगतवात सामावस्था यानी स्रोतोरोध प्रधान या उपस्तंभितवाद बोलेंगे, या मार्गवरोध जन्य संप्राप्ति। निरामावस्था धातुक्षयजन्य या निरुपस्तंभितवाद। पहले देखेंगे संधिगतवाद धातुक्षयजन्य। इसमें जो है संधिशूल जो रहता है वो सशूल क्रिया रहती है उसमें, यानी जब भी हम मूवमेंट करते हैं उस टाइम पेन होता है। शोध जो है वो वातपूर्ण त्रुटि स्पर्श बताया है। अभी हवा अगर एक चमड़े के बैग में भर दी, तो जैसा दबाने के बाद फीलिंग आती है, उसी तरह की फीलिंग हमें संधिगतवात धातुक्षयजन्य अवस्था में दिखाई देती है। अभी ये वातज शोथ है, प्योरली वातज शोथ है, तो इसके कारण ये इस शोथ में जब हम दबाते हैं तो गड्ढा बन जाता है, और गड्ढा जो है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। जैसे वातज शोथ के लक्षण शोथ अध्याय में बताए, वैसे ही लक्षण इस संधिगतवात धातुक्षयजन्य अवस्था में दिखते हैं। आटोप, ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण चरक ने नहीं बताया, लेकिन वाग्भट में आया है। संधि में मूवमेंट के दौरान आवाज आता है, कर 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 ऐसा आवाज आता है। पेशेंट भी बोलता है सर मेरे जॉइंट्स में आवाज आता है, तो उस टाइम हमें संधिगतवात धातुक्षयजन्य अवस्था के बारे में सोचना चाहिए। अभी इसके बाद संधिगतवात उपस्तंभित मार्गावरोधजन्य या सामावस्था। इसका ग्रंथ में वर्णन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली दिखता है, ये पेशेंट दिखते हैं, इसलिए हम इसके बारे में सोचने वाले हैं। कुछ पेशेंट में ऐसा देखा जाता है, सुबह उठने के बाद संधि ग्रह रहता है, शूल बढ़ता है, लेकिन आमवात के जो सार्वदेहिक लक्षण है, अंगमर्द, अरुचि, तृष्णा, आलस्य, गौरवम, ज्वरा, ये लक्षण दिखते नहीं। यानी कि आम तो रहता है, लेकिन स्थानिक लक्षण है, यानी संधिगतवात साम अवस्था हमें इस पेशेंट में दिखती है, ऐसा सोचेंगे। इसके बाद और क्या, और कैसे हम बोल सकते हैं कि ऐसी सामावस्था की अवस्था के बारे में हमें सोचना चाहिए।
तो योग रत्नाकर, भैषज रत्नावली ये अगर ये ग्रंथ देखे तो इनके वातव्याधि कल्प में हमें जो कल्प दिखते हैं प्रायः दो दो प्रकार के दिखते हैं। एक संतर्पण करने वाले बल्य कल्प जैसे बृहत्वाद चिंतामणि हो गए, त्रयोदशांग गुण हो गए, और दूसरे जो है वो उष्ण तीक्ष्ण पाचक कल्प है, महावात विध्वंस, एकांगवीर, त्रैलोक्य चिंतामणि वगैरह। उदाहरण के तौर पर हम एक गुगुड़ लेंगे एक यानी दो, एक सामावस्था और निरामावस्था देखने के हिसाब से, रासनादि गुगुड़ और त्रयोदशांग गुगुड़। रासनादि गुगुड़ के अगर कंटेंट देखें तो रासना, देवदार, शुंठी आदि उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य है, और त्रयोदशांग गुगुड़ के अश्वगंधा, शतवरी, बुलबुल साल, बुक्षुर आदि ये बृहन बल्य द्रव्य है। रासनादि गुगुड़ के अगर कंटेंट देखें तो ये पाचन करता है, यानी मार्गावरोधजन्य संप्राप्ति में ये चलेगा, और त्रयोदशांग गुगुड़ जो है वो संतर्पण करने वाला है, इसलिए धातुक्षयजन्य अवस्था में दिखेगा। यानी कि रासनादि गुगुड़, महावात विध्वंस, एकांगवीर ये उष्ण कल्प आम अवस्था में प्रयुक्त किए जाते हैं, आम अवस्था में यूज कर सकते हैं। तो ये आमवत में चलेंगे, ये शंका हमें उपस्थित होगी, क्योंकि अगर आम अवस्था में चल रहे हैं तो फिर हम आमवत में यूज कर सकेंगे ऐसा हमें लग सकता है। अगर इन ग्रंथों को हम ठीक से देखें तो आमवत में इन्हीं ग्रंथों ने सिंहनाद और योगराज आदि कल्प बताए हैं। रासनादि गुगुड़ वगैरह ये जो है महावात विदुओं से पाचक होते हुए भी ग्रंथ ने वातव्याधि में बताए हैं। आमवात के लिए योगराज और वातव्याधि, सामावस्था के लिए रासनादि गुगुड़ ये बताए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ग्रंथकारों को भी अपेक्षित है कि आमवात के लिए अलग कल्प और संधिगत वात के में जो उष्ण तीक्ष्ण कल्प है वो सामावस्था के हिसाब से है। अब तक का सब विवेचन देखेंगे तो हमें यह कह सकते हैं कि रासनादि गुगुड़ आदि ये कल्प वातव्याधिकार अधिकार में आए हैं और आम पाचक है, तो ये संधिगत वात सामावस्था में उपयोगी होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आम ये आम संधि में आता कहाँ से है। इसके लिए अभी हमें थोड़ी से आम के बारे में सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पेशेंट दिखते हैं लेकिन ग्रंथ में कहा भी सामावस्था का वर्णन नहीं आया है। तो उस हिसाब से अभी आम के बारे में थोड़ा सोचेंगे, तो फिर कहाँ से ये आम आता है, आम तो है लेकिन कहाँ से आता है ये भी नहीं पता। अगर पेट से है तो फिर आमवात है, फिर ये संधि में कहाँ से आया, ये क्वेश्चन किसी को भी आ सकता है। तो आमोत्पत्ति के हम एक कारण देखेंगे। आमोत्पत्ति का कारण जो है या तो जठराग्नि मांद्य से होगा जो आमवात में दिखता है। उसके बाद दोष समूर्छना में, यानी दो दोष एक साथ आ गए तो उससे भी आम उत्पत्ति होती है। ये थोड़ा ज्यादा गंभीर स्वरूप का आम रहता है। उसका उदाहरण कोद्रव और जल एक साथ आए तो जैसे विष उत्पन्न होता है, वैसे ही दो दोष एक साथ आए तो आम निर्माण होता है, ऐसा वाग्भट ने बताया है। उसके बाद मल संचय की वजह से भी आम निर्मित हो सकती है। मल जो है वो स्थूल मूत्रपुरुष स्वेद और सूक्ष्म जो है धातु मल, इनके शरीर के बाहर न जाने की वजह से भी आम उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें यह देखना है संधिगतवात सामावस्था में, धात्वाग्नि मान देने। अभी डल्लन जो है सुश्रुत के टीकाकार, उन्होंने जो मेदोरोग की संप्राप्ति बताई है, उसमें अगर देखा जाए तो मेदस्वी पुरुष में जठराग्नि तीव्र होता है, यानी मंद वगैरह नहीं, अच्छा रहता है, तीव्र रहता है, फिर भी उसमें आम निर्मित होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? अगर हम नॉर्मली सोचेंगे कि अगर जठराग्नि अच्छा है, अग्नि मांद्य नहीं है, अग्नि तीक्ष्ण अच्छा है, तो फिर आम निर्मित होगी ही नहीं। लेकिन अगर मेदोरोग की संप्राप्ति देखें तो मेदोरोग के पेशेंट में अग्नि तो अच्छा रहता है लेकिन फिर भी आम की उत्पत्ति होती है। उस टाइम डल्लनाचार्य ने उस आम निर्मिति का कारण धात्वाग्नि मांद्य बताया है। यानी आम निर्मिति के लिए जैसे जठराग्नि मांद्य है जो आमवत में बोलेंगे, वैसे धात्वाग्नि मांद्य संधिगतवात सामावस्था में देखा जा सकता है। अभी संधिगतवात सामावस्था उत्पत्ति के लिए हमें सभी धात्वाग्नि का विचार करना पड़ेगा, सभी धात्वाग्नि मांद्य का विचार करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों?
अभी संधि का अगर विचार करेंगे, उसमें रस धातु का क्या कार्य है? रस का जो मल है कफ, और कफ का एक प्रकार है श्लेषक कफ, वो संधि में रहता है। रक्त का जो उपधातु बताया है सिरा और कंडरा, उसका भी संधि के साथ संबंध है। मांस धातु संधि के आवरण के लिए उपयुक्त है। मेद धातु स्नायु, जो मेद धातु का उपधातु बताया है, वो भी संधि में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। अस्थि की तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट दिखती ही है। और मज्जा मज्जा व स्रोतस का जो मूल स्थान बताया है अस्थि और संधि, यानी सभी धातुओं का, शुक्र इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, बाकी सभी 6 धातुओं का संधि से संबंध है। किसी भी धात्वाग्नि मानदेय से संधि में आम निर्मिति हो सकती है, लेकिन अस्थि और मज्जा का ज्यादा सहभाग या विचार करना पड़ता है। अभी तक जो संधिगतवाद की सामावस्था की उत्पत्ति के बारे में कारण मीमांसा बताई है, वो इतनी ध्यान में नहीं आई होगी, तो भी हम ऐसा डायग्नोसिस करते हैं संधिगतवाद सामावस्था, इतना ही ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे हमें वैद्य की चिकित्सा करते वक्त लक्षणों का ही ज्यादा ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक सिंपल पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं, धातु अग्नि मानदेय से संधिगतवाद सामावस्था और जाठराग्नि मानदेय से आमवात ये दिखता है, ऐसा सोच सकते हैं। अभी सब ग्रंथोक्त पार्ट हो गया। अभी सबको जिसका सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार है, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम देखेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर जो पॉइंट आएगा वो थोड़ा सा हाईलाइट करिए या फिर बड़ा कर दीजिए। अभी इस चार्ट में हमने संधिगतवाद धातु क्षयजन्य या निरामावस्था बोलेंगे, संधिगतवाद सामावस्था, आमवात और वात रक्त, ये चारों डिफ्रेंशिएट किए हैं। तो सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आता है, सूजन आई या फिर और कोई लक्षण है, आवाज आ रहा है या फिर दबाने के बाद दर्द होता है, इसके लिए नहीं तो शूल की वजह से आता है। तो सबसे पहले शूल ग्रह या स्तंभ देखेंगे। विश्रांति के बाद या आराम के बाद पेशेंट को पूछा कि आपका जॉइंट पेन जो है, संधि में जो शूल है, शूल यानी वेदना, यहाँ हम शूल यानी वेदना ऐसा सोचेंगे, शूल यानी वेदना नहीं है, लेकिन शूल यानी वेदना अभी के लिए हम सोच रहे हैं। तो पेशेंट को अगर पूछा कि आराम करने के बाद, एक जगह बैठने के बाद, सोने के बाद आपके शूल में बढ़ोतरी होती है या कम होता है, तो उस हिसाब से भी हम सोच सकते हैं। अगर संधिगतवाद धातु क्षयजन्य अवस्था में सोचेंगे तो पेशेंट जब आराम करता है तो उसको अच्छा लगता है। और आमवात और सामावस्था, अभी सामावस्था बोला तो संधिगतवाद सामावस्था ऐसा सोचिए। सामावस्था में उनको उनका दर्द बढ़ता है आराम करने से, वात रक्त में ऐसा कुछ होता नहीं। उसके बाद प्रातः उठने के बाद, सुबह उठने के बाद सेम निराम अवस्था में अच्छा लगता है, साम अवस्था और आमवात में दर्द बढ़ता है। एक इतर या ऑदर में हमने एक खास लक्षण लिया है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, रुक भूत्वा भूत्वा प्रणश्यन्ति पुनः आविर्भवन्ति च। जो वेदना है कुछ देर देर तक या कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक रहती है, कुछ दिनों के बाद फिर से आती है, फिर से जाती है। ये ऊपर ऊपर नीचे नहीं बोलेंगे, कभी आती है कभी जाती है, ऐसी जो वेदना रहती है वो वात रक्त में प्रायः देखी जाती है। उसके बाद पहले भी हमने देखा है संचारी वेदना। अभी संचारी वेदना का अभी तक हमें तो पता था कि आमवात में दिखती है, जो वृद्ध वैद्याधर बोल सकते हैं, वात रक्त में भी दिखती है, देशात देशांतरम व्रजत, ये ग्रंथ में आया ही है। उसके बाद शुरुआत कहाँ से होती है? नेक्स्ट, हम पेशेंट आने के बाद पूछते हैं कब से है, कितने दिनों से है, कैसे शुरू हो गई। उसके बाद बहुत सारे वैद्य ये पूछते हैं स्टार्टिंग कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई। तो अगर संप्राप्ति देखे वात रक्त की, सबसे लास्ट में जाएंगे वात रक्त में।
कि हस्त और पाद पर्व से उसकी स्टार्टिंग रहती है। प्रायः पाद पर्व से है, लेकिन हस्तयो अपि जो वाग्भट ने बोला है, तो हस्त से भी शुरुआत हो सकती है। जो ज्यादा देर तक लटकते रहेगा उससे शुरुआत होने वाली है। और आमवत की संप्राप्ति में त्रिक संधि प्रवेशको यह आया है, यानी कटी और मन्या से प्रायः शुरुआत देखी जाती है। अभी पेशेंट आने के बाद ही हमें पता चलता है इसके जॉइंट दर्द कर रहे हैं। पेशेंट बताता भी नहीं, लेकिन उसकी जो चाल है उससे ही हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को कुछ ना कुछ जॉइंट पेन रहेगा। ये पेशेंट चलते कैसे है, हम नॉर्मली कैसे चलते हैं, आगे पीछे, हमारी जो मूवमेंट है वो सामने और पीछे रहती है। जॉइंट पेन के जो पेशेंट रहते हैं उनकी जो मूवमेंट है वो कभी राइट साइड को कभी लेफ्ट साइड को, चलते वक्त वो सीधा न चलते हुए उनका शरीर राइट और लेफ्ट में झुकता है, हमारा आगे और पीछे झुकता है। वो देख के भी हमें पता चलता है, पेशेंट जैसे क्लिनिक में एंट्री करता है, अस्पताल में एंट्री करता है, अरे यार इसको कुछ ना कुछ जॉइंट पेन है। उसके बाद शोथ, शोथ के लिए निरामावस्था में वातपूर्ण त्रुटि स्पर्श बोला है। जो शोथ दबाने के बाद अंदर हवा भरा हुआ ऐसा लगता है, या फिर उसमें गड्ढा बन जाता है और फिर अपने आप गड्ढा निकल जाता है। और वात रक्त का शोथ अगर हमने दबाया तो कठिनो अंतः, अंदर से कठिन है, कुछ तो कड़क है अंदर, कुछ तो अंदर है ऐसा लगता है। न कि वो हड्डी रहेगी या फिर अस्थि रहेगी, वो अंदर से कुछ ना कुछ गाढ़ा है ऐसा फील आता है। उसके बाद स्पर्श, अगर स्पर्श हम करेंगे तो स्पर्श करते वक्त हमें ध्यान में इतना रखना है कि हमारा जो तल हाथ है उसके यानी उससे स्पर्श न करते हुए पिछले साइड से हमें स्पर्श करना है। तो निरामावस्था में कुछ स्पर्श दिखता नहीं, उष्ण या शीत। सामावस्था और आमवात में आम होने की वजह से, स्थानिक आम होने की वजह से उष्ण स्पर्श दिखता है। और वात रक्त में उष्ण स्पर्श दिखता है। कभी कभी पेशेंट को हाथ लगाया तो भी समझता नहीं, पेशेंट बोलता है सर आपने हाथ लगाया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आपने हाथ लगाया या नहीं। तो स्पर्श आज्ञत्व बोलेंगे उसको, या फिर सुप्ति बोलेंगे, या बाधिर्य बोल सकते हैं। उसके बाद दबाने के बाद, अभी यह पेशेंट अब चेक कर रहे हैं, फिर दबाने के बाद कुछ पेशेंट बोलते हैं अरे अच्छा लगा, कुछ बोलते हैं नहीं अच्छा नहीं लगा। तो जैसे ही हम उसका घुटना घोटा जो भी ज्वाइंट है वो दबाएंगे तो उसको अच्छा लगा, तो पीडनोत्तर अगर उपशम आया तो धातु क्षयजन्य या निरामावस्था के बारे में सोचेंगे। और अनुपशम आया यानी अच्छा नहीं लगा, तो फिर हम सामावस्था और आमत के बारे में सोचेंगे। वात रक्त में भी क्षते अतिरुक आया है, इसको अच्छा भी नहीं लगेगा या फिर दर्द और बढ़ेगा दबाने के बाद। ऐसा क्षते अतिरुक का मतलब हम निकाल सकते हैं। उसके बाद ध्वनि, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं सर मेरे घुटनों में जॉइंट में कर 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 ये आवाज आता है, ये धातु क्षयजन्य संधिगत वात में ही दिखाई देता है। उसके बाद संधि संख्या, ग्रंथ में कहा आया नहीं है कि कितने जॉइंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन प्रायः जो प्रैक्टिस में हम देखते हैं 1+2+ ये जो लिखा है, संधिगत वात में प्रायः 1 या 2 ही संधि रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं। निरामावस्था, धातु क्षयजन्य अवस्था और वात रक्त में थोड़े ज्यादा संधि रहते हैं, और आमवात में संधि की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा रहती है। उसके बाद सार्वदेहिक लक्षण, अंगमर्द या फिर ज्वर, ये दोनों भी अंगमर्द या ज्वर ये सिर्फ आम वात और वात रक्त में ही दिखाई देते हैं। संधिगत वात सामावस्था और निरामावस्था दोनों में दिखाई नहीं देते। इसके बाद ये सब हो गए हमारे क्वेश्चंस या फिर हमारे एग्जामिनेशन। इसके बाद हम डायग्नोसिस के लिए और क्या कर सकते हैं ओपीडी बेसिस पे, और फास्ट भी कम समय में हमें डायग्नोसिस तक जाना है, इस हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो स्थानिक कर्म देखेंगे, उसमें पहले स्नेहन। तो संधिगत वात धातु क्षयजन्य, इसमें स्नेहन करने से, तेल वगैरह लगाने से उपशम दिखता है। और सामावस्था और आमवात में अनुपशय दिखता है। वात रक्त में ऐसा कुछ बताया नहीं है, लेकिन पिंड तेल वगैरह ऐसा आया है। उसके बाद स्वेदन, धातु क्षयजन्य संधिगत वात में
स्निग्ध पूर्वक ही स्वेदन बोला है, यानी कुछ ना कुछ तेल वगैरह लगा के या घी लगा के उसके बाद ही नाड़ी वगैरह ये स्वेद करना है। लेकिन सामावस्था और आमवात ये दोनों में जो स्वेदन बताया है वो रुक्ष बताया है, यानी वालुका पोर्टलिस तथा जो बताया है वालुका पोर्टलिस से ही स्वेदन करना है। अगर स्निग्ध स्वेद किया तो फिर उसकी वेदना बढ़ने वाली है। और वात रक्त में तो डायरेक्ट स्वेदन वर्ज्य ही बताया है, क्योंकि उधर डायरेक्टली रक्त की इन्वॉल्वमेंट दिखती है। उसके बाद लेपन या मर्दन, ये ग्रंथ में नहीं आया लेकिन प्रैक्टिकली मेरे सर भी करते थे और मैं भी करता हूँ। अदरक रस मर्दन, अदरक छोटा सा टुकड़ा लेके उसको पानी में भिगो के उसका रस निकाल के थोड़ा गर्म करके वो जॉइंट पे लगाने के लिए बोलते हैं। उससे अगर उपशम दिखा, अदरक रस मर्दन से उपशम दिखा तो साम अवस्था या आमवात बोलेंगे। अगर उससे उपशम नहीं दिखा यानी दर्द बढ़ा तो उसे धातु क्षयजन्य या फिर वात रक्त में देखेंगे। तो ऐसा होता क्यों है? जो अदरक रस है वो उष्ण तीक्ष्ण है, अगर अंदर आम रहा तो आम पाचन के लिए जाएगा यानी जॉइंट में, बाकी के स्ट्रक्चर के ऊपर जाएगा नहीं, इसलिए उससे जलन होगी नहीं। और बाकी के दो धातु क्षयजन्य में और वात रक्त में जलन होती है, दर्द बढ़ता है। उसके बाद अग्निकर्म, अग्निकर्म किया स्थानीय, तो उसमें अग्निकर्म जो है वो सुवर्ण शलाका का अग्निकर्म यही इधर अपेक्षित है। तो इससे वात रक्त छोड़ के बाकी सभी में अग्निकर्म से उपशम दिखता है। वात रक्त में उपशम क्यों नहीं दिखता? तो सुवर्ण शलाका का अग्निकर्म हम रुक्ष स्वेद इस हिसाब से उसके बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद आया है विद्ध और रक्तमोक्षण। अभी विद्ध और रक्तमोक्षण में थोड़ा सा सोचने जैसी चीज है, वो मैं बताता हूँ आपको। दोनों भी हमें ऐसा लगेगा अरे विद्ध और रक्तमोक्षण एक ही है, तो फिर दोनों से या तो उपशय आएगा या अनुपशय आएगा, लेकिन नहीं, इसमें भी थोड़ी ट्रिक है। तो विद्ध करने के बाद संधिगतवात धातु क्षयजन्य या निराम अवस्था में उपशम दिखता है और वात रक्त में भी उपशम दिखता है। दोनों में वात के निकल जाने की वजह से उपशम दिखता है। और सामावस्था और आमवात में कुछ भी फर्क नहीं दिखता, यानी पेशेंट को कुछ भी फायदा नहीं दिखता। रक्तमोक्षण में, रक्तमोक्षण में संधिगत वात धातु क्षयजन्य जो है जिसे हम निरुपस्तंभित बोलेंगे, इसमें रक्तमोक्षण के बाद अनुपशम दिखता है और वात रक्त में उपशम दिखता है। न कि अगर वातज वात रक्त रहा तो फिर अनुपशम दिखेगा, लेकिन हम यहाँ वात रक्त के या फिर आमवात के भेद नहीं देखेंगे, इन जनरल वात रक्त देख रहे हैं, इसलिए रक्तमोक्षण से वात रक्त में उपशम दिखता है। अभी विद्ध में उपशम दिखता है धातु क्षयजन्य में और रक्तमोक्षण में अनुपशय दिखता है। तो इसका एक ही कारण है, जब हम रक्तमोक्षण करते हैं तो रक्त धातु का क्षय हो जाता है। धातु क्षय होने के कारण उधर वात बढ़ जाता है, उसके वजह से रक्तमोक्षण के बाद विद्ध में सॉरी धातु क्षयजन्य वात व्याधि में उपशम नहीं दिखता। और वेद विद्ध में क्या होता है, तो हम जो 26 नंबर हाफ इंच इंसुलिन निडल जो यूज करते हैं वो विद्ध करने के बाद उसमें से अवरुद्ध जो वात है या फिर वात जो है वो ही प्रायः निकलता है, न कि रक्त। और रक्त अगर निकला भी तो इतना थोड़ा होता है, वात निकलने की वजह से पेशेंट को तुरंत आराम दिखता है, इसलिए वेदन के बाद उपशम दिखता है धातु क्षय में और रक्तमोक्षण के बाद अनुपशय दिखता है। इसके बाद विशिष्ट लक्षण देखेंगे तो हर किसी को अपने घर में बूढ़े बच्चे सभी लोग दिखाई देते होंगे कि कभी भी बोलते हैं शाम को कि हाथ पैर दबाओ, हाथ पैरों की जॉइंट्स दबाओ। तो जैसे ही वो बोलेंगे तो उस टाइम हमें धातु क्षयजन्य का विचार आना चाहिए। जैसे ही जॉइंट्स दबाने के बाद अगर अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो हमें बार बार बताते हैं कि मेरे जॉइंट्स दबा दो, पीठ दबा दो, कमर दबा दो। तो अगर दबाने का या फिर पीड़न का, पीड़नम च अभिनंदनती जो मज्जावृत और अस्थि अवृत वात में आया है, उसी तरह का लक्षण अगर दिखाई दे तो धातु क्षयजन्य संधिगत वात
ये इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। उसके बाद आमवात के बारे में इसमें प्रायः सार्वदेहिक आम के लक्षण दिखते हैं जो संदिग्धवात सामावस्था में नहीं दिखते, अंगमर्द, अरुचि, तृष्णा वगैरह। और उसके बाद वात रक्त में संधि में दाह, सुप्ति, बाधिर्य, स्पर्श अज्ञत्व, शैथिल्य, लूजनिंग ऑफ जॉइंट्स ये दिखती है। पेशेंट पर्टिकुलरली ऐसा बोलता है कि अभी मैं ये शब्द मुझे हिंदी पता नहीं इसलिए मराठी में बोल रहा हूँ, सर त्या जॉइंट मध्ये खूप ठसठस होती है, यानी अंदर पीप है, पस है, अंदर पस रहने के बाद जैसा पेन होगा वैसा पेन होता है, पेशेंट ऐसा कंप्लेन करता है। या फिर कुछ कुछ पेशेंट हमें दिखते भी है कि वो घर में बर्फ लेते हैं, ठंडा पानी लेते हैं, ठंडे पानी के बैग से सेकते हैं, तो उनको शीत की प्रायः अभिनंदन यानी इच्छा होती है बाहर से लगाने के लिए। तो सोचना चाहिए कि किधर कुछ ना कुछ वात रक्त की तरफ ये संप्रप्ति जा रही है। उसके बाद रुग्ण शरीर वैशिष्ट्य के बारे में सोचेंगे। कुछ पर्टिकुलर शब्द आए हैं, मंदाग्नि और निश्चल रुग्ण में आमवात दिखता है। तो वात रक्त जो है सुकुमार, स्थूल, सुखी, अचक्रमणशील किंवा मिष्टान्न, मधुर, सुख भोजनाम इसमें दिखता है। विशिष्ट हेतु सबसे इंपॉर्टेंट, अभी संदिग्धवात सामावस्था और आमवात इसका डिफरेंशिएट करने में सभी नियर अबाउट लक्षण हमें सेम ही दिखते हैं, सिर्फ थोड़े थोड़े बदल दिखते हैं। संचारी वेदना या फिर शुरुआत कहाँ से है, नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, ज्वर है या नहीं या फिर सार्वदेहिक आम लक्षण है या नहीं। लेकिन इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हमने देख हेतु किस लिए देखे हेतु में जो आया है, स्निग्धम भुक्तवतो ही अन्नम व्यायामम कुर्वतः। आज ही मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आ गया, उसमें ये हेतु दिखा, जो बहुत मीठा तला हुआ खाने के बाद एक एक घंटा घूमता था, और उसको वो जो आया था वो डायबिटीज लेके आया था। लेकिन मेरा डायबिटीज ऐसा, प्रमेह डायबिटीज है तो प्रमेह है ऐसा निदान नहीं रहता, उसका आम मौत निदान करके मैंने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। और दूसरा जो हेतु दिखता है वात रक्त में, पाद प्रलंब यानी पैर या फिर हाथ लटकते हुए रहना। सर नेक्स्ट स्लाइड। मकोना सर नेक्स्ट स्लाइड। अभी डायग्नोसिस तो हो गया, अभी हमें अभी ट्रीटमेंट करनी है। तो डायग्नोसिस भी इतना सिंपल नहीं है और ट्रीटमेंट तो उससे भी सिंपल नहीं है। अभी लगेगा बहुत ही सिंपल है, आमवात, वात रक्त, संदिग्धवात, अभी हम डायग्नोसिस कर सकते, ट्रीटमेंट भी दे सकते, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। तो अभी चिकित्सा के बारे में सोचेंगे। संदिग्धवात निरामावस्था की चिकित्सा सिर्फ एकल वात की चिकित्सा ही करनी पड़ती है। उसके बाद सामावस्था में स्थानिक आम की चिकित्सा करने के बाद शुद्ध वात की चिकित्सा करनी पड़ती है। वात रक्त में मुख्य चिकित्सा वात की ही बताई है, क्योंकि वाग्भट ने कहा भी है, न ही बस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सितम। इसके साथ रक्त मोक्षण आदि रक्त की चिकित्सा भी करनी पड़ती है। और आम वात में मुख्यतः आम की चिकित्सा करनी पड़ती है। आम पाचन के बाद वात चिकित्सा भी करनी पड़ती है। जो आम की चिकित्सा बोली है, लंगनम स्वेदनम तिक्त दीपनानि कटुन्नी च विरेचनम स्नेहपानम च बस्तया च आम मारुतम। ये अगर डिटेल्स लोग देखें हम, तो इसमें लंगन, स्वेदन, तिक्त, दीपन, कटु ये सब पाचन होने के बाद ग्रंथकारों ने विरेचन बोला है। इसमें विरेचन जो है, न कि सिर्फ विरेचन, इसमें विरेचन शब्द का अर्थ शोधन के हिसाब से आया है, यानी वमन और विरेचन। प्रायः मेरे प्रैक्टिस में मैं आमवात के पेशेंट को वमन ही देता हूँ। उसके बाद स्नेहपान बताया है, विरेचन और वमन के बाद स्नेहपान, और उसके बाद बस्ती, वो भी आम दूर करने वाली बस्ती ऐसा बताया है, न कि डायरेक्टली बस्ती बताई है। उसके बाद वृक्ष स्वेदा विधातव्य, वृक्ष स्वेदन वगैरह ये हमने तो पहले ही दिखाया। प्रैक्टिकली ये भी देखा जाता है कि पेशेंट दो प्रकार के होते आमवात के। एक पेशेंट को सिर्फ आमवात की चिकित्सा देने से ही उपशम मिलता है, तो दूसरे पेशेंट को आमवात के बाद, आम पाचन के बाद शुद्ध वात की
यानी संधिगत वात निराम अवस्था धातु क्षयजन्य अवस्था जो है उसकी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। अभी ये ट्रीटमेंट शिफ्ट कब करनी है? अभी ठीक है, आम वात की ट्रीटमेंट हो गई, आम पाचन की हो गई, तो फिर हमें शुद्ध वात की ट्रीटमेंट करनी है। तो ये हम ध्यान में कैसे आएगा हमारे कि अभी ट्रीटमेंट शिफ्ट करनी है? तो आम वात का पेशेंट जब आता है तो शुरू में बोलता है कि सर सुबह उठने के बाद बहुत ही दर्द होता है, ग्रह रहता है, स्तंभ रहता है। उस टाइम आम की ट्रीटमेंट करनी है। और जैसे ही पेशेंट की आम अवस्था दूर होके पेशेंट निराम अवस्था में जाता है तो पेशेंट बोलता है नहीं सर, अभी सुबह उठने के बाद आराम करने के बाद अच्छा लग रहा है, तो समझ लेने का अभी आम हो गया, अभी वात की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है उसके बारे में सोचेंगे। आगे जो कल्प हमने चार्ट्स में दिए हैं वो हमारे श्री रामपुर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर एसोसिएशन में बीते 15-20 दिन से डिस्कस किए हुए कल्प ही लिखे हैं हमने। और भी कल्प हम ऐड कर सकेंगे, लेकिन हमने जो डिस्कस किए उस हिसाब से हम चार्ट्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर संधिगत वात धातु क्षयजन्य में बृहत वात चिंतामणि, उसके बाद योगेंद्र रस, रसराज रस, ये सुवर्ण कल्प दिखते हैं। संधिगत वात निराम अवस्था में त्रैलोक्य चिंतामणि दिखता है। आम वात में सुवर्ण भूपति और वात रक्त में सर्वेश्वर रस, ये सब सुवर्ण कल्प ही हमने पहले लाइन में लिए हैं। तो पूरे चार्ट्स में अगर देखें तो सिर्फ 2 ही जगह मैंने ब्रैकेट में उस कल्प का अधिकार डाला है, बाकी किसी कल्प में अधिकार नहीं डाला, क्योंकि मेरे सर का और मेरा प्रैक्टिस की एक पद्धति है, उसमें हम सिर्फ अधिकार के ही कल्प यूज करते हैं। आम बात में देखा जाए तो कोई भी किसी भी ग्रंथ में अभी तक मुझे सुवर्ण कल्प नहीं दिखा। इसलिए राजक्षमा में जो सुवर्ण भूपति आया है उसके फलश्रुति में आमवात आया है, और उसका अगर कंपोजिशन देखे, घटक द्रव्य देखे तो आमवात के ऊपर चल सकता है। लेकिन अगर दूसरा आमवात के अंदर बताया हुआ ग्रंथ में कल्प रहा तो हम स्वर्ण भूपति कट करके वही लेते, लेकिन अगर नहीं है तो इसके लिए स्वर्ण कल्प यूज ही करना है, ऐसी थीम है। इस हिसाब से हम स्वर्ण भूपति इधर देख रहे हैं। उसके बाद वात रक्त में जो सर्वेश्वर रस आया है, सेम सर्वेश्वर रस कुष्ठ में भी आया है और वात रक्त में भी आया है। ऐसा बहुत ही कम बार दिखाई देता है। एक ही कल्प दोनों अध्याय में एक ही ग्रंथ ने बताया है, क्योंकि कुष्ठ की संप्राप्ति और वात रक्त की संप्राप्ति कुछ ना कुछ भिन्नता है, इसलिए तो 2 नाम अलग से है। कुछ भिन्नता है तो उसके घटक द्रव्य जो रहेंगे, कंपोजिशन जो रहेगी, उसमें भी भिन्नता आनी चाहिए। तो उसी हिसाब से वो उस दोष दुष्य स्रोतस या अवयव पे उसका कार्य होने वाला है। सर्वेश्वर रस दोनों अधिकार में आया है, इसलिए हमने वात रक्त में इधर लिखा है। उसके बाद त्रयोदशांग गुण निराम अवस्था में, सामावस्था में रासनादि गुण, सिंहनाद योगराज महायोगराज गुण आमवात में, और वात रक्त में अमृतादि गुण और कैशर गुण। अभी कैशर गुण इसके जब फलश्रुति हमने पढ़ी तो इसमें फलश्रुति में ऐसा बताया है ग्रंथकारों ने, अजानुस्फुटितम च अपि, यानी जिस जो वात रक्त अजानुस्फुटित रहा उसमें भी कैशर गुण कार्य करता है। अभी अजानुस्फुटित जो है, सुश्रुताचार्य ने असाध्य वात रक्त के जो लक्षण है उसमें अजानुस्फुटित जो वात रक्त रहेगा वो असाध्य बोला है। तो अभी सुश्रुत तो असाध्य बोल रहे हैं, लेकिन योग रत्नाकर जो है ये आगे चल के बोलते हैं कि, या भैषज रत्नावली की कैशोर गुण अजानुस्फुटित पे चलता है। तो ये पढ़ते वक्त एक ख्याल ध्यान में आया, एक सोच आई कि आर्ष ग्रंथ चरक सुश्रुत वाग्भट ने जो साध्य साध्यत्व बताया है वो उस ग्रंथ के हिसाब से उनका पंचकर्म रहा या फिर उनके द्रव्य रहे, कल्प रहे, उस हिसाब से वो साध्य साध्यत्व है, न कि रसकल्प के इंट्रोडक्शन के बाद। अभी तक हम ऐसा ही सोचते हैं कि नहीं बाबा, आजानुस्फुटित है वात रक्त तो यह असाध्य है। लेकिन जो नए ग्रंथ है भैषज रत्नावली, योग रत्नाकर, शारंगधर, इन्होंने अगर अजानुस्फुटित वात रक्त में कैशोर गुगुल काम करता है ऐसा लिखा है, तो हमें जो
व्याधि के साध्य साध्यत्व है उनका जो साध्य साध्यत्व है वो रिव्यू करने की जरूरत है, ऐसा लगता है। उसके बाद चूर्ण या फिर गुटिवटी देखेंगे। महावत विध्वंस, एकांगवीर, वाद गजांकुश ये सामावस्था में, और आमवात में अजमोदधी चूर्ण और वैश्वानर चूर्ण। अभी मेरे प्रैक्टिस के शुरुआत का एक मैं किस्सा बताता हूँ। सर, हमारे सर महावत विध्वंस और एकांगवीर एक साथ ही यूज करते थे। वाद गजांकुश भी उनके पास रहता था, कभी वाद गजांकुश, कभी एकांगवीर, कभी महावात विध्वंस, कभी कभी मिक्सिंग। तो सर के पास है इसलिए मेरे पास भी ये तीनों कल्प है। तो महावात विध्वंस और एकांगवीर मेरे सबसे चहेते कल्प मैं यूज करता था। कभी कभार महावात विध्वंस नहीं रहा तो मैं वाद गजांकुश यूज करता था। अभी उसके पीछे सोचने का मेरा कारण ये था, अरे दोनों में भी वात वात हो गया। महावात विध्वंस और वाद गजांकुश ये दोनों एक साथ नहीं यूज करना है क्योंकि दोनों में वात आ गया। एकांगवीर में वात नहीं आया और महावात में आया है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन करेंगे। जब हमारे सपा में हमने ये कल्प डिस्कस किए तो नवले सर ने जब बताया कि महावात विध्वंस और वाद गजांकुश ये दोनों भी बचनाक के कल्प है, मेरी सोच थी कि दोनों में वात आया है इसलिए एक साथ यूज नहीं करूंगा, लेकिन दोनों बचनाक के कल्प होने से भी एक साथ यूज नहीं करने थे, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन फिर भी ग्रंथ ने अपनी मंद बुद्धि या फिर अपना नॉलेज कम है इस हिसाब से भी नाम जो दिए हैं, या फिर ग्रंथ हमारी केयर करता ही है, ये उस दिन मुझे पक्का ध्यान में आया। उसके बाद क्वाद देखेंगे। रासना सप्तक क्वाद, महारासनादि क्वाद, संधिगत वाद सामावस्था में और आमवाद दोनों भी भैषज रत्नावली में और शारंगधर में रासना सप्तक और महारासनादि दोनों भी आए हैं, संधिगत वाद में और आमवाद में। इसमें एक प्रोप्राइटरी कल्प है आमवातरी कषाय, हमारे मकवाना सर का बहुत ही चहेता कल्प है इसलिए मैंने इधर इंक्लूड किया है। लेकिन मेरी प्रैक्टिस में मैं पेटेंट कल्प यूज नहीं करता, लेकिन सर का बहुत ही चहेता कल्प है इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। और गंधर्वास्त्यादि क्वाद। उसके बाद अमृतादि क्वाद वात्रक्त में बताया है, एकदम सिंपल है। अमृता, शुंठ और धान्य की तीनों ही चीजें है, इसलिए अमृतादि क्वाद। मेरे प्रैक्टिस में मैं क्वाद जो है उसके चूर्ण स्वरूप में यूज करता हूँ, पेशेंट को देने में और लेने में भी सिंपल हो जाए इस हिसाब से। उसके बाद तेल देखेंगे। धातुक्षयजन्य में बाला तेल, नारायण तेल, धन्वंतर तेल और महाराज प्रसरनी तेल। सामावस्था में विषगर्भ तेल, रसोन तेल, प्रसारनी तेल। आमवात में विषगर्भ तेल, सहचरादि तेल, प्रसारनी तेल और वात्रक्त में पिंड तेल। अभी ठीक से देखा जाए मकवाना सर, वो प्रसारनी तेल को थोड़ा बड़ा करना है। अभी प्रसारनी तेल जो है सामावस्था में और आमवात दोनों में आया है, लेकिन अगर उसके कंटेंट देखें तो हमें एक पता चलता है कि आमवात वाला जो प्रसारनी तेल है वो एरंड तेल में बनाया है, क्योंकि आमवात में तेल में एरंड तेल श्रेष्ठ बोला है। और संधिगत वात सामावस्था में जो प्रसारनी तेल है वो दधि कांजी शुद्धि के साथ तिल तेल में बनाया है, क्योंकि एकांतिक वात में तिल तेल श्रेष्ठ है। उसके बाद घृत देखेंगे। धातुक्षयजन्य में अश्वगंधा घृत, सामावस्था में इंदुकांत, आमवात में शुंठी और वात्रक्त में शतावरी, गुड़ची और सुकुमार घृत। ये ज्यादा से ज्यादा घृत हमने एकेरी ही लिए हैं, बनाने में भी सिंपल है और कॉस्टिंग भी कम रहती है। उसके बाद एकेरी चूर्ण। धातुक्षयजन्य में बला और अश्वगंधा, निरामावस्था में बला अश्वगंधा होने के बाद सामावस्था में निर्गुड़ी, चोपचिनी, रासना और देवदार। आमवात में शुंठी, रासना और देवदार। रासना देवदार दोनों जगह दिखते हैं। और गुड़ुची वात्रक्त में। कभी कभी इतना पढ़ने के बाद, अभ्यास करने के बाद भी निदान नहीं होता, क्योंकि या तो व्याधि गुडलिंग रहता है या फिर हमारे ज्ञान की वजह से वो गुडलिंग हो जाता है।
ग्रंथ ने भी बताया है, गुड़लिंगम व्याधिम उपशय अनुपशयाभ्याम परीक्षेत। ऐसे गुड़लिंग व्याधि की चिकित्सा के बारे में हम दो प्रकार से विचार कर सकते हैं। अभी इतना सब जानने के बाद भी 20-30% ऐसा देखा जाता है कि डायग्नोसिस या फिर एग्जैक्ट निदान नहीं होता। तो उस टाइम हमें क्या करना है, या तो व्याधि गुड़लिंग होगा या फिर हमारे ज्ञान की वजह से वो गुड़लिंग लगता होगा। तो ऐसे टाइम हम दो अप्रोच से जा सकते हैं, एक एग्रेसिव और दूसरा डिफेंसिव। एग्रेसिव में क्या करेंगे हम, तो एक तो प्रोबेबल डायग्नोसिस जो रहेगा उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। नहीं, अगर प्रोबेबल डायग्नोसिस के हिसाब से भी नहीं करनी मुझे, या फिर डायग्नोसिस ही मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, प्रोबेबल भी नहीं हो रहा, तो उस वक्त हम आमवात की चिकित्सा से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, ये ग्रंथ ने बताया है, मंदाग्नि से अगर रोग की शुरुआत हो रही है तो आमवात से ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। फिर उपशय दिखता है या फिर अनुपशय दिखता है, उस हिसाब से आगे की ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा अप्रोच रहेगा डिफेंसिव। इस डिफेंसिव अप्रोच में अभी डायग्नोसिस तो नहीं हो रहा, क्या करेंगे, तो इसमें हम सभी आमवात, वातरक्त और वातव्याधि सभी जगह चलने वाले कॉमन कल्प यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल महायोगराज गुगुड़, अमृतादि गुगुड़। बाद में पढ़ाई करके दूसरे वैद्यों से डिस्कस करके निदान करके फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करेंगे। इस डिफेंसिव अप्रोच में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन पेशेंट टूटने का डर नहीं रहता। अगर नई प्रैक्टिस रही तो डिफेंसिव अप्रोच से जाइए, प्रैक्टिस पुरानी हो गई, एक आधा पेशेंट गया तो भी चलेगा, लेकिन मुझे एग्रेसिवली ही प्रैक्टिस करनी है, तो फिर एग्रेसिव अप्रोच से जाइए। अभी इसके बाद मेरे कुछ सजेशंस है सभी श्रोताओं के लिए, वैद्यों के लिए। श्रेष्ठ वैद्य भी रहेंगे, फिर भी मेरे छोटे से सजेशन है। हम प्रायः देखते हैं प्रैक्टिस में गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इनका हम वात रक्त, आमवात और संधिगत वात इनसे कोरिलेट करते हैं, और एक कोरिलेट करके हम योगराज गुगुड़, अमृतादि गुगुड़, त्रयोदशं गुगुड़ ये यूज करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर ऐसा कोरिलेट करके ट्रीटमेंट की तो क्या क्या हो सकता है, या फिर क्या चांसेस है, वो मैं बताता हूँ। अभी हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट आया, तो अभी हमने जो कल्प देखी उसमें से सिर्फ गुगुड़ की तरफ ही जाएंगे, योगराज गुगुड़, सिंहनाथ गुगुड़ और महायोगराज गुगुड़। आ गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट, अभी मुझे गुगुड़ तो यूज करना है, फिर कौन सा करेंगे, कोई भी करेंगे, चल सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो योगराज गुगुड़ जो है वो ज्यादा पाचन करता है, तो सिंहनाथ अनुलोमन ज्यादा करता है, पेट साफ करता है थोड़ा। उसके बाद महायोगराज गुगुड़ जो है वो रसायन है। तो फिर अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस ही निदान रहा तो फिर इसमें से हम एक कौन सा विकल्प कैसे भी यूज करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हमें अगर पता रहा उसमें से कौन सी अवस्था है, इसको पाचन देना है, इसको अनुलोमन करना है, या फिर इसको रसायन की ज्यादा जरूरत है, उस हिसाब से हम कल्प चॉइस कर सकते हैं। या फिर हमने गाउट निदान कर दिया, तो अभी गाउट है, वात रक्त में तो रक्तमोक्षण बताया है, तो हम रक्तमोक्षण करेंगे। लेकिन ग्रंथ ने फिर आगे बताया है कि अगर वातज या फिर वाताधिक वात रक्त रहा तो रक्तमोक्षण नहीं करना है। तो फिर गाउट के हिसाब से हमने रक्तमोक्षण किया और पेशेंट को दर्द होने लगा, तो फिर हम किसे बद्दुआ देंगे। हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे अरे गाउट का निदान या फिर डायग्नोसिस गलत था। तो हमने जो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स छोड़ के एलोपैथी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से आयुर्वेद को अप्लाई करना सोचा, उसके वजह से पेशेंट को आराम नहीं आया। उसके बाद दूसरा सजेशन है, निदान होने के बाद, निदान सबसे इंपॉर्टेंट है। निदान होने के बाद आप किताब खोल के फिर दवाई दी तो भी चलेगा, लेकिन पहले निदान ही करना है। डायग्नोसिस होने के बाद ही हमें कोई ना कोई कल्प यूज करना है, या फिर सिर्फ कल्प का ज्यादा अभ्यास करेंगे, निदान की तरफ ध्यान नहीं देंगे,
पता है महायोगराज गुगुल रसायन है, इधर उधर सभी जगह चलेगा। फिर बूढ़ा आदमी आए तो भी चलता है, छोटे बच्चों को भी चलता है, इस हिसाब से करेंगे तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं। निदान होने के बाद व्याधि के अधिकार में जो आय कल्प वही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल वात रक्त में अमृतादि गुगुल और योगराज गुगुल अधिकार में आए हैं। महायोगराज अवेलेबल है, फलश्रुति में भी वात रक्त आया है, लेकिन वात रक्त अधिकार में नहीं है, इसलिए यूज नहीं करना है। अधिकार वाले कल्प ही यूज करना है। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि अधिकार वाले कल्प जो है उस व्याधि के दोष दुष्य स्रोतस हेतु इनके स्पेसिफिक होते हैं, टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। इसी कारण चिकित्सा का फल जल्दी मिलता है, लॉन्ग लास्टिंग दिखता है, और संप्राप्ति भंग जो हम बोलते हैं होनी चाहिए वो भी दिखती है। तीसरा सजेशन है प्राय ऐसा देखा जाता है कि आहार रस से काम करता है और औषधि वीर्य से काम करती है। तो सभी लोगों के प्रैक्टिस में कोई भी एक द्रव्य चिकित्सा या एक कल्प चिकित्सा नहीं करता, 2-3 कल्प एक साथ आते ही है। कम से कम एक जैसे वीर्य वाले कल्प ही, यानी शीत हो तो शीत दोनों भी तीनों भी, या फिर उष्ण हो तो उष्ण, ऐसे ही कल्प यूज करिए। तो फिर वीर्य वीर्य विरुद्ध ये नुकसान नहीं होगा। वीर्य विरुद्ध होने की वजह से जो नुकसान होने वाले हैं वो नहीं होंगे। अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं यार, ग्रंथ में तो उष्ण और शीत वीर्य के द्रव्य एक साथ ही कल्प में देखे जाते हैं, तो फिर हम क्यों यूज ना करें? लेकिन उनकी और हमारी बुद्धि में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। उनकी बुद्धि का गामित्व की वजह से वो ऐसा कर पाए। सारिवा और मंजिष्ठा एक साथ एक कल्प में दिखाई दी, लेकिन उनके बुद्धि का गामित्व था उस हिसाब से। हमारी बुद्धि की मर्यादा समझकर हमें विरुद्ध वीर्य वाले कल्प एक साथ इस्तेमाल करने से बचना ही चाहिए। अभी सबसे लास्ट में श्रीरामपुर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ने मुझे आज जो बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं सपा के सभी सदस्य और ऑर्गेनाइजर्स का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। सभी श्रोता वैद्य और विद्यार्थी मित्रों का भी शुक्रिया। कुछ हिंदी का प्रॉब्लम आया होगा तो माफ करिए, क्योंकि आज मैं पहली बार हिंदी में बोल रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद वैद्य महेंद्र बोर्डे जी। आपने आज वात व्याधि का बहुत ही उपयुक्त, व्यावहारिक और यथार्थ ज्ञान हमें प्रदान किया। अब तक हम सब लोग ये सिर्फ ग्रंथों में पढ़ते आए थे, लेकिन कॉलेज के बाद आज जब ये सब पढ़ा, लेकिन इसको प्रैक्टिकल अप्रोच आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का जो सत्र है आप सब श्रोतागणों के शंका समाधान और समाधान का, तो उसके सूत्र में वैद्य अमित मकवाना जी को सौंपती हूँ। वैद्य अमित जी। धन्यवाद मैडम। सर ने तो बहुत ही डिटेल में सारे पॉइंट्स आज कवर कर दिए हैं हम सभी के लिए। फिर भी कुछ कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है, जो कुछ वैद्यगण नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ प्रश्न है जो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा स्पष्ट करे, तो हमें निदान में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो सर, ग्रह और स्तंभ, ये टर्मिनोलॉजीज बहुत बार कई वैद्य कंफ्यूज कर जाते हैं, सभी विद्यार्थी। तो इन दोनों में क्या भेद है, ग्रह और स्तंभ में? उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हेलो। हाँ सर। हेलो सर, आवाज आ रही हाँ, है? हाँ, आ रही है। ग्रह और स्तंभ, इसमें दोष के हिसाब से हम भेद कर सकते हैं। स्तंभ जो रहेगा वो कफ का आधिक्य, और ग्रह जो रहेगा वो वात का आधिक्य, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से सुबह उठने के बाद अगर दर्द बढ़ रहा है, ग्रह स्तंभ से भी शूल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना ही जरूरी है, क्योंकि पेशेंट हमारे यहाँ शूल के हिसाब से ही आता है।
ओके सर, एक आपने उल्लेख किया था कि अजानुस्फुटित ये जो अवस्था है, तो उसके बारे में जरा बताइए, मतलब क्या होता है अजानुस्फुटित? नहीं, पेशेंट तो मैंने देखे नहीं है, सिर्फ उसके बारे में ग्रंथ में आया है, इसलिए मैंने बताया है। क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों लगा मुझे कि मुझे हमें साध्यत्व रिव्यू करना चाहिए, इस हिसाब से मैंने बताया है। वातरक्त के पेशेंट बहुत ही कम देखे हैं। जिस पेशेंट में जानू तक क्षत दिखता है तो उसे अजानुस्फुटित बोल सकते हैं, लेकिन सच में बताए तो मैंने पेशेंट देखे नहीं है अजानुस्फुटित के। ओके सर, एक प्रश्न और आया है कि कुछ पेशेंट्स में धातु क्षय भी दिखता है और अवरोधजन्य भी संप्राप्ति दिखती है, मतलब ऐसे लगता है कि शरीर में संतर्पण भी है बहुत सारा, लेकिन अस्थि क्षय वगैरह ऐसे भी दिखता है। तो ऐसे इसमें कैसे विचार करना चाहिए या कहाँ से शुरुआत करके फिर कैसे चिकित्सा क्रम लेना चाहिए, इस पे मार्गदर्शन कीजिए। अभी ये जो दोनों पेशेंट में एक साथ ही दिखता है, तो इसके लिए हम दो तरह से सोच सकते हैं। दशमूलारिष्ट जैसे जो कल्प है वो धातु क्षय में भी चलते हैं और मार्गावरोध में, दोनों भी जगह चलते हैं, वो यूज कर सकते हैं। नहीं तो फिर एग्रेसिव अप्रोच से अगर हम कहें तो अगर उनका क्वेश्चन का, मुझे ऐसा लग रहा है उनका बोलने का या फिर क्वेश्चन का हिसाब ऐसा है कि पेशेंट स्थूल है और उसमें धातु क्षय है, या फिर पेशेंट क्रुश है और उसमें मार्गावरोध है। तो इस उस टाइम हमें व्याधि की चिकित्सा करनी है, न कि उसके स्थौल्य और कार्श्य की। इस हिसाब से हमें पहले उस व्यक्ति के स्थौल्य और कार्श्य की जगह पहले हमें उस व्याधि की चिकित्सा करनी है। नहीं तो फिर एग्रेसिव अप्रोच से जाएंगे। पहले साम धातु क्षयजन्य की जगह साम अवस्था में जो कल्प बताए संधिगतवाद के, उसे शुरुआत करेंगे। 8 दिनों में कितना फर्क आता है उस हिसाब से उपशय अनुपशयाभ्याम परीक्षित, इस हिसाब से फिर हम आगे की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पक्की कर लेंगे। ओके सर, एक और प्रश्न आया है कि आम वात में आम पाचन के बाद सिर्फ वात शामक ट्रीटमेंट ही देना है या उसमें आगे भी आम का फिर विचार करना चाहिए? नहीं, अभी मैंने पहले भी बताया है कि आमवत में 2 प्रकार के पेशेंट दिखते हैं। बहुत सारे पेशेंट को सिर्फ आमवत की चिकित्सा की तो भी फर्क आता है। उसमें सिर्फ हमें इतना करना पड़ता है, योगराज या सिंहनाथ गुगुल जैसे ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण कल्प होने के बाद फिर महायोगराज जैसे थोड़े रासायन गुणधर्म वाले लेकिन आमवात वाले ही कल्प यूज करने पड़ते हैं। या तो ये एक कैटेगरी हो गई। और दूसरे कैटेगरी में जब पेशेंट बताता है कि सुबह उठने के बाद मेरा शूल कम हो गया, अभी सुबह उठने के बाद मुझे अच्छा लगता है, गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम नहीं आता, सुबह उठने के बाद अच्छा लगता है, तो उस टाइम समझ लेना है इसके शरीर में जो आम है वो निकल गया है, अभी सिर्फ वात की चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो फिर हमें वात की चिकित्सा करनी पड़ती है। उससे भी डिफेंसिव अप्रोच में जाना है हमें तो फिर आम वात, उसके बाद संधिगत वात साम अवस्था, उसके बाद संधिगत वात निराम अवस्था, इस हिसाब से जा सकेंगे। लेकिन फिलहाल आमवात और उसके बाद निराम अवस्था, ये दोनों ट्रीटमेंट की तो भी हो जाता है। और कोई प्रश्न या सुझाव अगर है तो कृपया चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं 1-2 मिनट में, नहीं तो प्रश्न खत्म हो गए तो हम समापन करेंगे फिर इस व्याख्यान का। सर, संधि शून्यता मतलब क्या, एक ऐसे प्रश्न आया है। संधि शैथिल्य बोला है सर। हेलो, हेलो सर, संधि शून्यता नहीं, संधि शैथिल्य आया है वात रक्त में।
लुजनिंग ऑफ जॉईंट्स, जो मराठी में बोलते सांधे गळून गेले किंवा सांधे नसल्यासारखेच वाटतायत मला, किंवा सांध्यात हलकेपणा नाही म्हणता येणार, परंतु लुजनिंग, ढिल्ले होणे. सर एक और प्रश्न है कि अगर कोई पेशेंट में अम्वत और संदिग्धवात दोनों एक साथ दिख सकता है क्या, या ऐसे है तो फिर कैसे सोचे या क्या यानी उनका संदिग्धवात यानी सामावस्था, ठीक है, उस हिसाब से सोचेंगे हम सामावस्था के बारे में. दोनों भी दिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर दोनों दिख रहे तो हम 101% डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे कि ये संदिग्धवात सामावस्था की वजह से नी जॉइंट पेन है और ये आमवात की वजह से कमर के जॉइंट का पेन है. उस टाइम हमें आमवात की ही ट्रीटमेंट करनी है क्योंकि सभी जठराग्नि आम पाचन रहेगा. फिर जब हमें आराम नहीं दिखता आगे चल के, फिर हम धातुक क्षयजन्य की ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं. लेकिन अगर साथ में दिखाई दे तो संदिग्धवात, सामावस्था और आमवात ये दोनों साथ दिखाई दे सकते हैं. सर अम्वत में वैतरण बस्ती के बारे में कुछ बताए, या कौन सी अवस्था में यूज अभी करना है? हाँ हाँ हाँ, ये जो थोड़ा सा आगे का जो लेक्चर है हमारा भट्टर सर का, तो वो सब बस्ती के ऊपर या पंचकर्म के ऊपर, वात व्याधि में कौन कौन से पंचकर्म करने हैं उसके ऊपर सर बोलने वाले हैं. उसके लिए उस दिन आपको सब ये मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा उस दिन. क्योंकि मेरी हाँ हाँ, हाँ बोलिए सर. क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट की स्टाइल जो है वो ज्यादा शमन प्रधान है, ना कि शोधन प्रधान. और शोधन में सिर्फ मैं ज्यादा से ज्यादा वमन ही देता हूँ. बस्ती का नियर अबाउट 1% भी यूज करता हूँ, ऐसा सोचेंगे, ज्यादा नहीं. लेकिन फिर भी भट्टर सर का अनुभव बहुत ही ज्यादा है, तो फिर वो बताएंगे, वो ही ज्यादा अच्छा रहेगा. तो डिलीवरी के बाद जो जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, उसमें कैसे विचार करना चाहिए? अभी डिलीवरी के बाद जो जॉइंट पेन दिखते हैं, तो उसके बारे में दो प्रकार के हम विचार कर सकते हैं. या तो सीजरियन हो गया, या फिर नॉर्मल भी हुई तो भी रक्तस्राव हो गया, उसकी वजह से धातु क्षयजन्यवात प्रकोप है, या फिर आम अवस्था है, उस हिसाब से भी. क्योंकि डिलीवरी के पेशेंट को अभी शुरू शुरू में ऐसा देखा जाता है कि सुबह उठने के बाद उनका दर्द भी बढ़ता है. तो फिर उसके लिए हम पहले आम पाचन एक 8, 10, 15 दिन देने के बाद फिर ब्रूहन या फिर धातु क्षयजन्यवात व्याधि की ट्रीटमेंट करेंगे. उसके लिए जो ये आए हैं बाळंत काढ़ा नंबर 1, 2, इसमें भी देखा जाए तो बाळंत काढ़ा नंबर 1 में दशमूलारिष्ट है, सिर्फ दशमूल है, और बाळंत काढ़ा 2 में देवदार वैदिक वात है. तो उसी हिसाब से हम डिलीवरी के बाद का पेन रहा तो फिर उसके लिए दशमूलारिष्ट 1 या फिर बाळंत काढ़ा 1 या 2, इसके जगह हमें सिर्फ प्योरली इतना ही सोचना है, उसका जो जॉइंट पेन है, उसका जो दर्द है, वो सुबह उठने के बाद बढ़ता है या कम होता है. सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा ध्यान में रखना है कि सुबह उठने के बाद पेशेंट की कंप्लेंट कम होती है या बढ़ती है, उस हिसाब से ही हमारा डायग्नोसिस आगे चल सकता है. कॉमन डायग्नोसिस नियर अबाउट नहीं रहता. सर एक थोड़ा सा प्रश्न ऐसा है कि चिकनगुनिया के पेशेंट जो होते हैं, एकदम अचानक से फीवर आ जाता है और सब जॉइंट लॉक हो जाते हैं, तो उसके बाद जॉइंट कंटिन्यू रहता है बहुत टाइम तक, तो उसमें क्या विचार करना चाहिए ऐसे पेशेंट में? हाँ हाँ, अपने तो केस में चिकनगुनिया के जो पेशेंट है, हाँ, उसमें अगर संप्राप्ति देखें हम, तो उसमें जो मच्छर है उसके काटने की वजह से चिकनगुनिया होता है. यानी कुछ ना कुछ वो विष छोड़ता है, जिसे हम आघातज ज्वर यानी आगंतुक ज्वर इसमें देखते हैं. उसमें लक्षण अगर देखे जाए तो आमवात के दिखते हैं. तो सभी संप्राप्ति वगैरह का और हेतु का एक साथ विचार करें तो ये आमवात के अंदर ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम.
लेकिन इस पेशेंट को हमें दूषी विषारी अगत जैसे जो दूषी विष, जो विष चिकनगुनिया के मच्छर की वजह से शरीर में है, वो दूर करने के हिसाब से कुछ ना कुछ विष शामक ट्रीटमेंट हमें करनी ही पड़ती है। दूषी विषारी अगत मार्केट में मिलता है, या फिर सुवर्णकल्प, कोई ना कोई सुवर्णकल्प हमें यूज करना ही पड़ता है। तो आमवात की जैसे हम चिकनगुनिया की ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ओके सर, अगर संधि के स्थान पे आमद शोथ हो और अस्थि में पीड़न से उपशय मिले, अर्थात धातुक्षयजन्य संधिवात हो, तो हम कैसे कंसिडर करें? मुझे लगता है कि इसके पहले आपने बताया इसे, फिर भी थोड़ा सा फिर से सर, फिर से अगर संधि के स्थान पे आमद शोथ हो और अस्थि धातु में पीड़न से उपशय मिले, मतलब धातुक्षयजन्य संधिवात जैसे, तो उसमें कैसे कंसिडर करें? अभी इनका जो क्वेश्चन है वो अवृतवात के हिसाब से आया है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि अवृतवात में आया है पीडनम च अभिनंदति अस्थि अवृत, और मज्जावृत में पीडनम च पानीभ्याम अभिनंदति, यानी दबाने के बाद अच्छा लगता है। ये लक्षण जो है इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो अवृतवात में अवरोध है, तो उस हिसाब से अवरोध दूर करने के लिए ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। और अस्थिगत वात या मज्जागत वात में देखेंगे तो फिर उधर तो सिर्फ वात है, उधर अवरोध तो कोई भी नहीं। लेकिन अल्टीमेटली ट्रीटमेंट के ऊपर अगर जाए हम, तो दोनों की ट्रीटमेंट, अवृतवात और गतवात, अस्थि और मज्जा की दोनों की ट्रीटमेंट महास्नेह या स्नेह बताया है। यानी ग्रंथों को क्या क्या अपेक्षित है कि आपको स्नेह देना है अंदर से और बाहर से। लेकिन फिर भी अगर साम अवस्था दिख रही है तो साम अवस्था में हमें पहले आमता की ही ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अगर आमता की ट्रीटमेंट करने की वजह से अगर दर्द बढ़ रहा है तो फिर हमें धातुक्षय की तरफ जाना है, या फिर हमारे जो ट्रिक्स है विद्ध कर्म देखिए, अगर आमावस्था रहा तो विद्ध से उपशम आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद अग्निकर्म देखेंगे, या फिर रुक्ष स्वेद करके देखेंगे। अगर रुक्ष स्वेद करने के बाद अगर पेशेंट को अच्छा लग रहा है, एक सिंपल एक ट्रिक से नहीं चलेगा, एक लक्षण से नहीं चलेगा, उसके लिए हमें सभी इतने जो 18-20 लक्षण हमने देखे उतने देखने पड़ेंगे। अगर दर्द दबाने से अच्छा लग रहा है, लेकिन स्वेदन करने के बाद, रुक्ष स्वेद करने के बाद अच्छा लग रहा है, तो फिर आमवात के बारे में या फिर आमावस्था के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए हमें पहले एग्रेसिव अप्रोच से ही जाना है, सामता की ट्रीटमेंट करने के बाद फिर निरामावस्था की ट्रीटमेंट करनी है। धन्यवाद सर। अभी थोड़े से समय मर्यादा के कारण हम एक या दो ही प्रश्न लेंगे, और फिर बाकी का जो डिस्कशन है वो अगर कुछ रह जाए तो ग्रुप पे कर सकते हैं। एक प्रश्न ऐसा था कि वात व्याधि या आम बात में शूल वगैरह सब खत्म हो जाए, तो उसके बाद हम अपुनर्भव चिकित्सा में कौन से रसायन यूज कर सकते हैं? तो जब आमवात के ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद रसायन के हिसाब से अगर सोचा जाए तो मैं प्रेफर करता हूँ सुवर्णकल्प। अगर निरामावस्था आ गई, यानी मैंने जो बताया कि 2 प्रकार के पेशेंट मिलते हैं, अगर सिर्फ सामावस्था ही रही उनकी, या फिर सिर्फ आमवात की ट्रीटमेंट देने के बाद ही पेशेंट को अच्छा लग रहा है, तो फिर हम उस टाइम महायोगराज को गुड़ या फिर घृत का यूज कर सकते हैं। और अगर निरामावस्था आने के बाद पेशेंट को अच्छा लग रहा है तो फिर बृहत्वाद चिंतामणि रसराज रस जैसे रसकल्प रसायन के हिसाब से हम यूज करेंगे। ओके सर, एक आखिरी प्रश्न है कि आमवात का जो तीव्र पेशेंट है उसमें वमन हमें ऐसे लगता है कि देना चाहिए, तो उसके लिए ऋतु की राह देखनी चाहिए या नहीं, या ऋतु का विचार करना चाहिए या नहीं करना? नहीं, आगे अगर देखा जाए तो वमन का जो वसंत ऋतु बोला है वो स्वस्थ ऋतु, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बोला है, यानी व्याधित के लिए कोई ऋतु नहीं है। व्याधित के लिए फिर कब करना है? अभी बारिश चालू है तो कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी। अगर उत्क्लेश है, दोषों का उत्क्लेश है, तो तुरंत कर सकते हैं, सद्यो वमन जिसे बोलते हैं। अगर उत्क्लेश नहीं है लेकिन शूल बहुत ज्यादा है और बाकी की कोई भी ट्रीटमेंट से कम नहीं हो रहा, तो उस टाइम हम
प्राकृत जो स्नेह स्वेदन करके, स्नेहपान करके फिर हम वमन दे सकते हैं। वमन या पंचकर्म की जो ऋतु ये बताई है वो स्वस्थ ऋतु के हिसाब से, स्वस्थ व्यक्तियों के हिसाब से है। व्याधित अगर रहा, उसमें उत्क्लेश दिखा, स्टेज दिखी, तो उसी टाइम हमें पंचकर्म या फिर शोधन करना है। धन्यवाद सर। काफी अच्छा आपने मार्गदर्शन किया इन सभी व्यवच्छेद निदान के बारे में। तो अभी मैं आदरणीय बुरे पट्टर सर से विनंती करता हूँ कि अध्यक्षीय समारोह आप करें। धन्यवाद अमित। प्रथमतः वैद्य महेंद्र का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और अभिनंदन भी। अतिशय बहुत ही विकट विषय वात व्याधि उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपने सामने रखा है। तीनों ही वात, वात रक्त और संधिगत वात, ये तीनों ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताते समय ही उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह बताई हुई है। कुछ थोड़ा सा चेंज बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं जो सोचता हूँ तो आम वात बोला था, आम और वात प्रकोप, आम उत्पत्ति और वात प्रकोप ये सोचता हूँ। वात रक्त बोला तो वात और रक्त ये सोचता हूँ, और संधिगत वात सिर्फ वात का समझता हूँ। उसके साथ अस्थि मज्जागत वात भी एक हम ले सकते हैं। अस्थि मज्जागत वात में टिपिकल भेदवत पीड़ा आती है और बल हानि आती है, और उसके साथ रुग्ण चिड़चिड़ापना बहुत बढ़ता है। ये अस्थि मज्जागत वात में दिखता है। आम वात में अभी जो पूछा, वमन कर सकते हैं क्या? हो, कर सकते हैं। आम वात में प्रकृति अवस्था देखकर उसी वक्त तुम वमन कर सकते हैं। कोई भी पंचकर्म जो करना है तुम अवस्था के अनुरूप ही करना चाहिए। महेंद्र सर ने वही बताया, पंचकर्म जो है वो पैकेज के हिसाब से कभी नहीं करना चाहिए। जो सीजनेबल है, जो ऋतु अनुसार जो पंचकर्म बोला है वो स्वस्थ रहने के लिए बोला है। तुम यदि स्वस्थ रहना है तुमको, तो ये ऋतु में ये पंचकर्म करना चाहिए। उसके लिए स्नेहन स्वेदन कर करना है और बाद में दोष को बाहर निकालना है। लेकिन एक बार व्याधि संप्राप्ति घटी है और व्याधि का स्वरूप आया है, व्याधि नामकरण हुआ है, तो ज्यादा तो रुग्ण में उत्क्लेश दिखता ही है। सिर्फ उत्क्लेश का दोषों की अवस्था, दोषों का प्रवाह ऊर्ध्वगत है, अधोगत है या तिर्यगत है, ये सोचकर उस हिसाब से तुमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वात व्याधि में अभी जो अपने पास जो वात व्याधि के पेश रुग्ण आते हैं वो ज्यादा तो घूमकर आते हैं, यानी कम से कम 2-3 महीने के बाद या 5 महीने के बाद उसमें उसने स्टेरॉइड्स भी लिए रहते हैं और पेन किलर भी बहुत खाया रहता है। उसका भी हमने सोचना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से रुक्षता बहुत बढ़ती है। रुग्ण में रुक्षता दिखती है लेकिन आम संचिति भी दिखती है। ये दोनों तरफ से ख्याल रखकर करना पड़ता है। तो स्टेरॉइड्स कितना लिया? अभी यही महीने में मेरे पास एक रुग्ण था, सर्वांग शोथ था, नी जॉइंट और अंश संधि शूल और शोथ था। रुग्ण का एज 35 ईयर्स ओल्ड था। सी पूरे इतिहास लिया, ट्रीटमेंट चालू किया। ट्रीटमेंट देने के बाद ज्यादा तो मैं 6 दिन के ट्रीटमेंट देता हूँ और 6 दिन में कुछ तो उपशय मिला क्या नहीं वो सोचकर आगे चलता हूँ। लेकिन 3 हफ्ते हुए थे, रुग्ण को कुछ उपशय नहीं मिला। रुग्ण के शूल वैसा ही था। फिर वापस एक बार हिस्ट्री लिया तो वो मेरे पास आने के पहले स्टेरॉइड्स लेती थी। उसको पता नहीं था वो स्टेरॉइड्स है क्या, कहाँ से तो दवा लेकर आते थे, वो दवा वो लेती थी और वो दवा तुरंत तो बंद किया था। किया तो हमने कितनी भी दवा दिया, कुछ भी पंचकर्म किया, तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है। तो स्टेरॉइड्स टैपरिंग डोज से कम करना पड़ता है और अपनी दवा चालू करना पड़ता है। संधिगत वात तो आम वात और वात रक्त में यदि कुछ अवस्था नहीं समझी तो भी तुम पहले आम पाचन दो और आम वात समझकर ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके आगे शास्त्रकार क्या बोलते हैं, कोई भी डिसीज, कोई भी मेडिसिन से कम नहीं होता, उपशय नहीं मिलता होगा। स्निग्ध उपचार किया, रुक्ष उपचार किया, उष्ण को शीत करो तो भी उपचार कर भी उपशय नहीं मिला होगा, तो तुम रक्तमोक्षण करो। रक्तमोक्षण करने के बाद तुमको उपशय हमखास मिलेगा। इतना रक्तमोक्षण के बारे में बोला है।
वो बताना चाहता हूँ आपको कि एक रुग्ण थी मेरे पास, पंजाबी समाज की थी। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ। मुंबई से मेरे पास आई थी, पोस्ट नेटल उसको आम मौत था। तो ट्रीटमेंट चालू करने के बाद, आमपाचक देने के बाद सेकंड डे थर्ड डे से मैंने वैतरण बस्ती चालू किया। वैतरण बस्ती लेने के बाद 2 दिन से उसका अग्निवर्धन हुआ। अग्निवर्धन होने की वजह से उसने कुछ होटल का खाना खाया। होटल का खाना खाने के बाद वापस शूल बढ़ा, लेकिन आधे घंटे के बाद उसको नौसिया बढ़ा। तो उसका मतलब उसका उत्क्लेश हुआ था। उसी वक्त मैंने सद्य होमन दिया। वहां पर मैंने सिर्फ स्वेदन किया और तुरंत मदन फल क्वाथ और ज्येष्ठमती क्वाथ ये पिलाया, तो पित्तांत ओपन हुआ। लेकिन वमन होने के बाद उसी दिन उसका क्षूल कम हुआ। ऐसा एक रुग्ण था, रात को 11:30-12 बजे मेरे पास आया था। उसको ज्वर भी था, संधिशूल भी था और श्वास भी लगा था। रात को 12:30-1 बजे मेरे पास आया। अभी क्या कर सकते? फिर रुग्ण मेरा पुराना था, मेरे पास हमेशा आते थे, तो बाहर भेज भी नहीं सकते थे। रुग्ण को पूरा विश्वास आयुर्वेद पर था। अमित, आवाज आ रहा? अमित, है सर। हाँ, आवाज आ रहा येतोय? तो हाँ, येतोय है सर। अभी ऐसे वक्त क्या सोचना चाहिए? रुग्ण को ज्वर था, संधिशूल था और श्वास था, शोथ था, वो चल भी नहीं सकता था रुग्ण। तो ये सभी का, तीनों का उद्भव स्थान यदि हमने सोचा था, ज्वर का उद्भव स्थान आमाशय है, आमात का उद्भव स्थान आमाशय है और श्वास का भी उद्भव स्थान आमाशय है। तो यहाँ पर पहला मैंने सोचा वो वमन नहीं सोचा था। लेकिन कभी कभार क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। वात अपन वायु को अवरोध निर्माण होगा, अपन वायु प्राण पर आवरण करता है और उसकी वजह से भी ये कंडीशन आती है। इसीलिए मैंने उसको न्यूरोबस्ती दिया। न्यूरोबस्ती देने के बाद रुग्ण वाही मोशन होने लगी, तो धीरे धीरे उठाकर उसको लैट्रिन में ले जाया। तो वहां पर उसको मोशन तो हुआ, लेकिन साथ में उसको वमन भी हुआ। और वमन होने के बाद तुरंत उसको स्वेटिंग बहुत हुआ और ज्वर भी कम हुआ, श्वास का वेग भी कम हुआ और शूल में काफी प्रमाणता कम हुई। तो यही आयुर्वेद की यही खासियत है कि तुम अवस्था ही देखना चाहिए, अवस्था के हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शोथ है इसीलिए आमवात है, ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभी धातुक्षयजन्य व्याधि में, जहां तक किसान लोग देखते हैं, किसान लोगों में बहुत से रुग्ण में हमने धातुक्षयजन्य व्याधि में शोथ देखा है। लेकिन वहां पर महेंद्र सर ने जो बताया हुआ है, क्या दबाने के बाद अच्छा लगता है। ये सबसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस का है कि उस रुग्ण को दबाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, या रात को सोने के बाद सवेरे उठे तो उसको उपशय मिलता है। आमवात में सोने के बाद सुबह उठेंगे तो उपशय अनउपशय बढ़ेगा, शूल बढ़ा रहेगा। जहां जहां तुम आराम करेंगे तो व्याधि बढ़ेगी, तो वो आमवात के पास जाएंगी। आराम करने के बाद व्याधि कम होगा, लक्षण कम होगा, तो वो धातुक्षयजन्य वात प्रकोप के बाद, संधिगत वात के पास जाएंगे। आमवात के लिए ट्रीटमेंट महेंद्र सर ने सब कुछ बताया, लेकिन मैं वापस भल्ला तक पर आऊंगा। आमवात के लिए यदि वो कफानुबंदी होगा और सिर्फ वात और आम होगा, तो भल्ला तक का तुम सोचना चाहिए। भल्ला तक पंचकर्म के बाद भल्ला तक का रसायन देना जरूरी है। या फिर भल्ला तक रसायन नहीं देता होगा तो लहसुन शिरपा के एक बहुत अच्छा कल्प बताया हुआ है वाग्भटाचार्य ने, वो भी आमवात के लिए बहुत अच्छे थे। सिर्फ वात रक्त होगा तो लहसुन शिरपा को भल्ला तक नहीं चलेगा, वात रक्त 100% बढ़ेगा उससे। वात रक्त के लिए तुरंत अपने को उपशय चाहिए, तो रक्तमोक्षण है। रुग्ण को सिरागत रक्तमोक्षण के लिए, यदि जॉइंट के नजदीक से यदि तुमको सिरा वेंस मिलती होंगी तो वहां से रक्तमोक्षण कीजिए, या नहीं मिला होगा तो जलोकाचारण ये सबसे अच्छा है। लेकिन जलोकाचारण ये पित्तज लक्षण ज्यादा होंगे तो जलोकाचारण होगा। यदि कफज होंगे तो वह प्रशान कर कपिंग करना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वात रक्त के लिए विरेचन ये सबसे अच्छा है, स्नेहयुक्त विरेचन देना चाहिए। आमवात वात रक्त यदि आपको डायग्नोसिस नहीं हो रहा तो इसके लिए एरंड तेल ये सबसे अच्छा द्रव्य है। शुंठी युक्त, शुंठी सिद्ध काढ़े में या शुंठी युक्त फांट में यदि एरंड तेल दिया तो वात रक्त भी हो या आमवात भी हो, तुमको उपशय मिलना ही है, मिलना ही है। उसके बाद चिकनगुनिया की जो बात निकली, चिकनगुनिया के बाद जो
2008 से 2011 के बीच में जो चिकनगुनिया की साथ आई थी, तब पोस्ट चिकनगुनिया काफी रुग्ण आए अपने पास आए थे। उस वक्त वो आमवात समझकर ही ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ज्वर की उत्पत्ति थी और ज्वर के बाद आमवात संधिशूल होता, और आमवात ने वही बोला है कि पूर्व रूप में ज्वर बताया हुआ है, तो वो जो आमवात बोलकर ही उसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए। आम पाचक कर वहां तक त्रिभुवन कीर्ति, माँ सुदर्शन, घनवटी, ये भी वहां पर अच्छी तरह काम करते हैं। सियानाथ गोकुल महेंद्र ने संचारी स्वरूप का जो लक्षण बताया वो बहुत ही सही बताया, और वात रक्त में भी पता चलता है कभी संचारी है या मूषक के विष की जैसा, ये दोनों उसने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत अच्छी तरह बताया। एक संधिगत वात में मैंने कहा पे पढ़ा होगा, महेंद्र सर ने भी पढ़ा होगा अभी, कि संधिगत वात में दक्षिण अंगुष्ठ के पास यदि मूल के पास अग्निकर्मक किया, दहन कर्मक किया, तो संधिगत वात कम होता है। ऐसा मैंने चरक में या वाग्भट में कहा, तो पढ़ा हुआ है, मुझे याद नहीं है। महेंद्र सर उस पर प्रकाश डालो, क्योंकि आप संहिता के एमडी हो, तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा उसमें। संधिगत वात में धातुक्षजन्य होगा तो वापस अश्वगंधारिष्ट, बलारिष्ट, बलासो और महायोगराज गुगु, ये सबसे अच्छे है। और इस सब में वाग्भट्टाचार्य ने होने के बाद आखिरी को ये बताना चाहता हूँ कि वाग्भट्टाचार्य ने एक बहुत अच्छा द्रव्य अपने को दे चुके हैं, लेकिन हम बहुत कम यूज करते हैं। एकोमेव कुबेराक्ष हंति शूलम शतत्रयम, अकेला कुबेर यानी अकेली सागर गोटा 300 प्रकार के शूल कम करता है। इतना बढ़िया ड्रग अपने पास दिया हुआ है, तो वो हमारे प्रैक्टिस में काफी कम है, काफी यानी काफी कम है। कुबेर गोटी बहुत कम देते हैं, लेकिन कुबेर रोटी देने के बाद शूल, संधिगत शूल या आमात्म्य का शूल जो है वो तुरंत कम होता है, कि आमात्म्य आम पाचन भी कुबेर से होता है और शूल भी कम होता है। तो ये सोचना चाहिए, कुबेर का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स बताए हुए हैं। पुनश्च महेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी आइडिया उन्होंने क्लियर की। सही में ऐसे यदि कॉलेज लाइफ में हमको मिलते तो हम बहुत आगे चले जाते थे। महेंद्र धन्यवाद। अमित।